हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। ये जो प्रैक्टिस सेट आप आपके सामने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये बिहार एसएससी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। याद रखिएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल के जितने भी छात्र हैं जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, उनके लिए सेट महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने जब इस प्रश्न को रीड किया, देखा, तो देखा गया किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ अगले वीडियो में जरूर बने रहिएगा इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा और इससे जुड़े हुए और भी क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो आते हैं वीडियो पे। तो पहला प्रश्न क्या है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृषि और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र थे उसका एवरेज डेवलपमेंट पूछा जा रहा है कि किसमें सर्वाधिक रहा है, किस पंचवर्षीय योजना। ये जो बात बताई जा रही है ये पंचवर्षीय योजना की बात बताई जा रही है। तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा था। याद रखिएगा। यहाँ इसके अलावा और आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का नाम बदल करके नीति आयोग कब कर दिया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा जिसका नाम क्या है, तो थेलु बोमलता। याद रखिएगा, थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो थेलु बोमलता जो संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से राज्य से संबंधित है। वहीं अगर थेलु की जगह पर सिर्फ बोमलता मिलेगा तो वो हो जाएगा तमिलनाडु से। वो कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। ये जो कठपुतली होती है वो बकरी की खाल की बनी होती है। जो कठपुतली बनाई जाती है वो बकरी की खाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, समिति से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा और यहाँ पे काफ़ी ये महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि तापस मजूमदार जो समिति का संबंध वो किससे है। तो तापस मजूमदार समिति का जो संबंध है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का व्यवस्था में शामिल करने से संबंधित है। यानी 2002 में जब यह प्रावधान लाया गया, यानी संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। याद रखिए कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें बताया गया था या उसमें संशोधित किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना होगा। लेकिन इसकी व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था? तो ये व्यवस्था जो किया गया था वो तापस मजूमदार समिति के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। वहीं पे अगर पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो अधिनियम बना था 2009 में, याद रखिएगा, और लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उसका अधिनियम बना, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो अंदर से महत्वपूर्ण प्रश्नों है वहां से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मंगल पांडे किस राज्य से थे? मंगल पांडे जो थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट, ये भी सवाल पूछा गया है कि केवें रेजिमेंट से वो जुड़े हुए थे। तो बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट से वो जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, 34वें रेजिमेंट के वो सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के पीछे रीजन क्या दिया गया था? तो एक राइफल थी जिस राइफल का नाम है इन्फ्लेंट राइफल, और उसमें जो कारतूस लगाए जाते थे वो गाय और सुअर की चर्बी से लगाए जाते थे, जिसके कारण यह विद्रोह शुरुआत हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया वो 1973 में शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में किया गया। इसके अलावा आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो 1992 में। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। बिल्कुल, गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा किस महापुरुष का
और भी जन्म 2 अक्टूबर को है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म के साथ साथ हम लोग लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाते हैं। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ जो स्थित है वो अलकनंदा, याद रखिए बद्रीनाथ स्थित कहाँ हो जाएगा, तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी कहाँ, तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं पूछा जाएगा लुधियाना यानी पंजाब, तो वो हो जाएगा आपका सतलज नदी हो जाएगा। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत रत्न दिया गया जाता है, भारत रत्न प्रतिवर्ष जो दिया जाता है या भारत रत्न जब दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को। याद रखिएगा 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पे क्या किया जाता है कि भारत रत्न प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। भारत रत्न की जो शुरुआत है वो 1954 में किया गया था। और भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो भारत रत्न हो जाएगा। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या है, यूनेस्को में सी का, पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन, ई से हो जाएगा एजुकेशनल, एस से हो जाएगा आपका साइंस, और सी से हो जाएगा कल्चरल, और ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो कल्चरल हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब की गई, ये सवाल आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो 16 नवंबर, याद रखिएगा 16 नवंबर, अभी कुछ दिन पहले ही पार हुआ है। तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस इसका मुख्यालय है। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही दिया जा रहा है। उनका संबंध किस देश से है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के खिलाड़ी है। ये महत्वपूर्ण है और ये सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम यानी जो टेनिस का जो गेम होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है 24 बार। कितनी बार, 24 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। ये काफ़ी महान खिलाड़ी हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। यानी भारत में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होगा उसको विजय घोषित किया जाएगा। ये बातें जो हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है या अंगीकृत किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। कहाँ, किसके संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। देखिए प्रोटोकॉल से एक सवाल हर एक एग्जाम में, यानी बिहार दरोगा का जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ वीडियो को देखेंगे और बिहार एसएससी के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल से एक जो सवाल अभी देखा गया है पिछले 3-4 सालों में देखा गया है। तो प्रोटोकॉल से एक सवाल बार बार पूछा जाता है, प्रोटोकॉल से एक सवाल बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ भी एक सवाल पूछा गया है। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे हो जाएगा, तो जैव विविधता से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था प्रभावी, तो ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध समुद्री पर्यावरण से है। हेलसिंकी याद रखिए हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध समुद्री पर्यावरण से है। वियना सम्मेलन का संबंध ओजोन से है, यानी ओजोन परत या ओजोन संरक्षण से है। और पेरिस संबंध का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। याद रखिएगा पेरिस सम्मेलन का संबंध किससे है, तो वो जलवायु परिवर्तन से है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्तमान में किसके पास हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उनके पास है। वहीं श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास क्या है, तो याद रखिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान के पास जो है वो शिक्षा एवं कौशल विकास, याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पास है।
निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता भारत में किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एस.के. डे को कहा जाता है, एस.के. डे। इनका पूरा नाम हो जाएगा सुरेंद्र कुमार डे। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सुरेंद्र कुमार डे। याद रखिएगा, सुरेंद्र कुमार डे हो जाएगा इनका पूरा नाम। इनको सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास का प्रारंभ कब किया गया? 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया है। बिहार बजट, ये प्रश्न आपके वीवीआई है। याद रखिएगा, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के बच्चों के लिए सबसे वीवीआई प्रश्नों में से एक है बिहार का बजट। और बिहार से आपको एक आध सवाल तो जरूर देखने को मिल सकता है, खास करके बजट वगैरह से। तो बिहार बजट 2023 कितना है? तो ये है 2,61,885.40 करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बिहार बजट कितना है? 2,61,885.40 करोड़ जो है वो बिहार का 2023-24 का बजट है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कब थे? देखिए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है वो एक ही वर्ष हुआ था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन है? यह भी प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। इस तरह के प्रश्न देखा गया है कि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। सहायक नदी से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कृष्णा की सहायक नदी इनमें से कौन है? सही जवाब हो जाएगा घाट प्रभा। सही जवाब कौन हो जाएगा? घाट प्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा और भी कृष्णा की जो सहायक नदी है वो भी याद रखिएगा। तो इसके अलावा कौन हो जाएगा? तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्ला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर से एक बार नाम सुनिएगा कृष्णा की सहायक नदियों का। तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, और ये सभी जो नदियां हैं वो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। वहीं सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगा आपका गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो ये तीनों नाम आपको देखने को मिल रहा है, प्रणीता, पूर्णा और मंजीरा, ये जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा इंद्रावती भी जो है वो, और पेनगंगा, इंद्रावती और पेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया? देखिए, 2024 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, यानी 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का। ये होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 2023 में विश्व कप कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप जीता और यह उसकी छठी जीत है। छठी बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। भारत इसमें रनर अप रहा है, यानी भारत इसमें दूसरे नंबर पर रहा था। नेक्स्ट है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। आर वेंकट रमनी जो है वो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है, जिसे एजी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एजी के नाम से जाने जाते हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वहीं आपसे अगर सीएजी के बारे में पूछा जाएगा, कैग के बारे में पूछा जाएगा, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। तुषार मेहता के बारे में भी जान लीजिएगा, यहाँ पे नाम आया है। तो तुषार मेहता वर्तमान में क्या है? वो सॉलिटर जनरल है, महाधिवक्ता है। सॉलिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, जो कि महाधिवक्ता के रूप में जाना जाता है। प्रदीप कुमार मोहंती, याद रखिएगा, प्रदीप कुमार जो मोहंती हैं वह भारत के लोकपाल हैं। भारत के लोकपाल कौन होंगे? प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएंगे। और आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल, कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल कौन है। रेवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ
वो इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेके, देखिए पुस्तक से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। देखिए आपके पास अगर स्पीडी का किताब होगा करंट अफेयर का खास करके, तो उसमें जितने भी किताब के नाम दिए गए हैं वहाँ से आप जरूर पिछले 1 साल के अंदर के जितने भी किताब के नाम हैं वहाँ से किताब के प्रश्न अगर पूछा जाए वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे को रेवोल्यूशनरीज अदर अ स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर डी संजीव सन्याल हो जाएंगे। 20 का ऑप्शन नंबर डी संजीव सन्याल हो जाएंगे। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, ये भी प्रश्न आपके लिए वीवीआई है। वर्तमान में जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं उनका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, ओलाफ स्कोल्ज हो जाएंगे। ओलाफ स्कोल्ज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एंजेला मार्केल का 16 साल का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले एंजेला मार्केल थे। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग का विस्तार हुआ है तो वो हुआ है अमेरिका में। कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न दिया गया है वो 1999 में दिया गया है। कब दिया गया है, 1999 में दिया गया है। हमने पहले ही पढ़ा है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा वो 21 जून को होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। वहीं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वहीं 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात आपस में बराबर होते हैं। इसी को इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, वीवीआई प्रश्न है। और यहाँ से आपको अशोक के 13 अभिलेखों को जरूर आप लोग शिलालेखों को जरूर याद करके जाइएगा। एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6ठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। वहीं 7वें अभिलेख में तीर्थ यात्रा, 8वें अभिलेख में भी तीर्थ यात्रा, यानी 6ठे और 7वें और 8वें में तीर्थ यात्रा का जिक्र किया गया है। अगर आपसे प्रथम पूछा जाएगा कि पहला शिलालेख में किस विषय पे चर्चा की गई है, तो पशु बलि की निंदा पे की गई है। पशु बलि निंदा की गई है, पशु की बलि पे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, याद रखिएगा। 1757 का प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला हार गए। उस समय सिराजुद्दौला काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन एक व्यक्ति जो थे जिन्होंने इसका विरोध किया या इसका विश्वासघात किया, वो व्यक्ति जो था वो मीर जाफर था। वो व्यक्ति कौन था, मीर जाफर था। मीर जाफर के गद्दारी के कारण ही सिराजुद्दौला जो था वो प्लासी का युद्ध हार गया, नहीं तो वो प्लासी का युद्ध जीत जाता। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ। किसके बीच हुआ, तो एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ जो थे वो अंग्रेज थे, ब्रिटेन बोल सकते हैं, लॉर्ड क्लाइव बोल सकते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछा जाएगा तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पटना हाई कोर्ट पूछागा 16, पटना यूनिवर्सिटी पूछाएगा 1917 हो जाएगा। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, वीवीआई प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न आपको बीपीएससी में ज़्यादातर देखने को मिला है, लेकिन अब पैटर्न में बदला जा रहा है और देखा जा रहा है कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के एग्जामों में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिहार में प्रखंडों की जो संख्या हो जाएगी वो 534 हो जाएगी। याद रखिएगा 5, 3, 4 ये तीनों नंबर सीरियल वाइज से हैं। 5, 3, 4 देखिए 3, 4, 5 हम लोग सीरियल। तो याद करने का तरीका भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा किस तरह से हम याद कर सकते हैं। 5, 3, 4 जो है बिहार में प्रखंडों की संख्या है। इसके अलावा बिहार में अगर प्रमंडल की संख्या पूछा जाएगा तो प्रमंडल की संख्या 9 है। प्रमंडल की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो 101 है। इतनी जानकारी आपके लिए जरूरी है।
निम्न में से बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो होगा वो कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी हो जाएगा? कैमूर की पहाड़ी, जो रोहतास जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है? रोहतास जिला में पड़ता है। इसके अलावा रानी दीत पहाड़ी जो है वो गया में है। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद और गया में हो जाएगा। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में है और राजगीर की पहाड़ी नालंदा राजगीर में है। मडुआ यानी रागी के उत्पादन में, हम लोग मडुआ खाते हैं, यानी रागी के उत्पादन में बिहार का स्थान पूछा जा रहा है। रागी उत्पादन में जो है बिहार का प्रथम स्थान है। रागी उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बिहार को कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। बिहार को याद रखिएगा 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। और ये आपके लिए वीवीआई प्रश्न है। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगा वो एंडीज पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंडीज पर्वत है कहाँ पे? तो ये साउथ अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांक गुआ है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ है, याद रखिएगा। और एकांक गुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है, याद रखिएगा। एकांगुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह ज्वालामुखी जो है वो मृत ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एंडीज पर्वत की अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछी जाएगी तो ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो यहाँ पर भी एक ज्वालामुखी है जो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत पर ही विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैटोपक्सी भी है, याद रखिएगा। माउंट कैटोपक्सी भी जो है वो कहाँ पे है? तो एंडीज पर्वत पे ही है। तो ये कि एंडीज पर्वत से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो की गई ये किया गया 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 12 अप्रैल बोल सकते हैं। तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? हिजरी संवत का आरंभ जो हुआ वो 622 ईस्वी में किया गया था। हिजरी संवत की शुरुआत कब की गई थी? ये 622 ईस्वी में की गई थी। हजरत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और ये सवाल पूछा गया है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ था। और हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस तरह से हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, वहीं हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा था, उसी गुफा में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? देखिए यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है। अगर एक्यूरेट पूछा जाता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? ऐसे लगभग में आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर भारत की तट की कुल लंबाई अगर पूछा जाएगा तो 7516 है। कितना है? 7516 जो द्वीपों को मिला करके। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछा जाएगा कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई भूमि की अगर से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर द्वीप ऐड कर दिया जाए कि द्वीपों का भी तट रेखा इसमें जोड़ दीजिए तो 7516 किलोमीटर हो जाएंगे। सिर्फ भारत की अगर भूमि की लंबाई पूछा जाएगा तो वो है 15,200। याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि की लंबाई है। अगर टोटल भारत की तट को और भूमि को जोड़कर लंबाई पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 22,716। इन दोनों को आपस में ऐड कीजिएगा तो 22,716 हो जाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। भारत की तट रेखा की लंबाई कुल दोनों द्वीप और भूमि जोड़ करके 7516.16 किलोमीटर हो जाएगा। वहीं सिर्फ तट की लंबाई पूछा जाएगा, सिर्फ भूमि की लंबाई पूछा जाएगा तो तट भूमि की लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और भारत की भूमि की लंबाई अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाएगा तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा।
लोएस पठार स्थित है, लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार जो है वो चीन में है। लोएस का पठार कहाँ पे है? तो यह चीन में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतोनिया का पठार बताइए तो वो तुर्की में है। अगर आपसे पूछा जाएगा शान का पठार बताइए, म्यांमार में है। मेसेटा का पठार, ये प्रश्न पूछा गया, मेसेटा का पठार किस देश में है? स्पेन में है। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? देखिए, मेघ का गर्जना, बारिश होना, ये सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होता है। और आयन मंडल में दूरसंचार क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर दूरसंचार के लिए आयन मंडल हो जाएगा। और समताप मंडल में यहाँ पे तापमान सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ने में मदद होती है। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध को राक्षस तांगरी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये चारों ने मिलकर के बहमनी राज हुए थे। बहमनी राज ने मिलकर विजयनगर को पराजित किया था। बहमनी राज कैसे बना? यानी बहमनी राज बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये चारों मिलकर के ये क्या किए थे? विजयनगर को पराजित किए थे। विजयनगर की स्थापना जो है वो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 में किया गया था। जेरूसलम निम्न से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? जेरूसलम जो है वो पारसी का तीर्थ स्थल नहीं है। ईसाइयों का है, मुस्लिमों का है या और यहूदियों का है, लेकिन पारसी का तीर्थ स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? देखिए, धार्मिक कविताओं के संग्रह को कुराल कहा जाता है। धार्मिक कविताओं के संग्रह को कुराल कहा जाता है। यह जो भाषा है वो तमिल भाषा में है। यह किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। और तमिल कवियों के संग्रह पांडव वंश के राजकीय संरक्षण में आयोजित किया गया था। यानी तमिल कवियों का जो संरक्षण किया गया था वो संगम पांडव वंश के राजकीय संरक्षण में आयोजित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? तो 1939 में इन्हें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। याद रखिएगा, 1949 में त्रिपुरा में, याद रखिएगा 1939 माफ कीजिएगा 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया। महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामन को पराजित करके अध्यक्ष चुने गए और उसी वर्ष उन्होंने इसका त्यागपत्र भी दे दिया। और त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1939 में किया गया। और इसका साथ किसने दिया? तो कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस, ये तीनों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। इन तीनों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की और इन्होंने मिलकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र ग्रह के समान है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के लिए दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में बनवाया था, इसीलिए इसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तंजानिया का पुराना नाम टैंगानिका था। तंजानिया का पुराना नाम टैंगानिका था। इसके अलावा बहुत सारे और भी देश हैं जिसके पुराने नाम हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, जैसे म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, श्याम का पुराना नाम थाईलैंड, आज भी हम लोग थाईलैंड श्याम हो जाएगा यहाँ पे, जकार्ता, बटाविया, अंकारा, अंगोरा। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। याद रखिएगा, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक शाह मीर था। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक शाह मीर और कश्मीर का अकबर जैन अल आबादीन को कहा जाता है। यहाँ पे दो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर हो जाएगा। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो यह जैन अल आबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, चारों में 1907 है। अब कहा गया कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी आप सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम चुनें। यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? तो सरस्वती सम्मान 2022 डॉक्टर माधव हारा को दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है। सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो शिव शंकरी को दिया गया था, शिव शंकरी को दिया गया था। और व्यास सम्मान 2022 जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 दिया गया था। और बिहारी सम्मान 2022 है वो डॉक्टर माधव हारा को दिया गया था। बिहारी सम्मान इन्हें दिया गया था, डॉक्टर माधव हारा को बिहारी सम्मान 2022 में दिया गया था। और वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजे को दिया गया, दामोदर मौजे को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे गूगल ने फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा से संबंधित है? कहा गया कि इनमें से कौन सी जो हवाएं हैं जो सहारा मरुस्थल में बहती है? हबूब, याद रखिएगा हबूब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हबूब दक्षिणी सहारा खास करके सूडान में चलने वाली गर्म और नम हवाएं हैं, याद रखिएगा। और ये गर्मी के दिनों में काफ़ी तेज गति से बहती है। वहीं अगर आपसे फौहेन के बारे में पूछा जाएगा तो फौहेन जो हो जाएगा ये आल्प्स पर्वत की में बहने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिल सकते हैं बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण सेट के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ है, आपसे अनुरोध है अपने दोस्तों में ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद।